दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी साइंस की श्रृंखला में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उनकी चर्चा कर रहे थे और मेरे हिसाब से आपको पिछली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। उसमें टॉप 15 क्वेश्चन यांत्रिकी टॉपिक के यानी मैकेनिक्स के टॉपिक के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया था मैं फिजिक्स के अंदर। और इसी श्रृंखला में दोस्तों आज की कक्षा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज की कक्षा के हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज की कक्षा में यांत्रिकी के और 15 क्वेश्चन अपन ऐड करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यांत्रिकी में चूंकि दोस्तों 7 से 8 चैप्टर आ जाते हैं, गति, ठीक है, दाब, बल, ये सब बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो अपन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट तरीके से करने हैं और उनको एक वैल्यू देनी है क्वेश्चंस को, क्योंकि इन क्वेश्चंस की एक वैल्यू है, ठीक है, इनकी वैल्यू है क्वेश्चंस की। मैंने छांट के लाया हूं अच्छे ताकि आप एग्जाम में क्रैक कर सको इनको और अच्छे से समझ सको। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पिंड का भार, किसी भी वस्तु का भार शून्य कहां पर नहीं होगा, यह क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों भार क्या होता है, मैंने पिछली कक्षा में भी रिपीट किया था आपको। भार क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो भार होता है उसके द्रव्यमान को अगर आप गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो दोस्तों, जी से, यानी गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दो, तो उस वस्तु का क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, अगर आप किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को उसके गुरुत्वीय त्वरण से दोस्तों गुणा कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा दोस्तों, भार आ जाएगा, यानी उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है ना, प्रॉपर्ली। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित होगा वैसे वैसे उसका भार परिवर्तित होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भार की और अच्छे शब्दों में, तो क्या होगा, आपसे पूछा है किसी वस्तु का भार शून्य कहां नहीं होगा, क्या पृथ्वी के केंद्र पर शून्य नहीं होगा। आप सभी को पता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण के अंदर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0। तो अगर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है तो किसी वस्तु का भार भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर जी का मान 0 हो गया पृथ्वी के केंद्र पे, तो भार भी कितना हो जाएगा, 0। तो पहला ऑप्शन गलत है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। स्वतंत्र गिरने के दौरान, देखो भाई, कोई भी वस्तु अगर स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रही है, नीचे की ओर गिर रही है, कहने का मतलब इस प्रकार से गिर रही है ना, कोई भी वस्तु नीचे गिर रही है, तो जब भी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे वो जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो वो गुरुत्वीय त्वरण से गति करती है। कौन से त्वरण से गति करती है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण से गति करती है, और उस स्थिति में आपके वस्तु का भार कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वहां पे जी जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण से वो गिरती है, तो फिर उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपन को ध्यान रखना है। अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में आप सभी को पता है अंतरिक्ष में व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है, ठीक है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो व्यक्ति को कैसा अनुभव होगा दोस्तों, भारहीनता का अनुभव होगा। तो अंतरिक्ष में भी भारहीनता का अनुभव होगा। मैं बात करूं किसी घर्षणहीन सतह पर, घर्षणहीन सतह मतलब कोई चिकनी सतह है ना, चिकनी सतहों पे घर्षण नहीं होता, बिल्कुल अनुपस्थित होता है लगभग। तो चिकनी सतहों पे, अब चिकनी सतहों पे मान लो मैं नीचे तेल गिरा दूं और उसके ऊपर आप हो, तो क्या आपका भार 0 हो जाएगा, नहीं यार, आपका भार तो रहेगा कुछ ना कुछ। तो घर्षणहीन सतह पे घर्षण ना होने से भार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भार पे फर्क किसके कारण पड़ेगा दोस्तों, भार पे फर्क केवल और केवल गुरुत्वीय त्वरण के कारण पड़ेगा। इन तीनों ऑप्शन में गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जो है वो भार को 0 कर रही है, परंतु यहां पर किसी घर्षणहीन सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसलिए भार भी क्या होगा आपका, होगा कुछ ना कुछ। तो ये आपका भार किसी घर्षणहीन सतह पे किसी वस्तु का भार कुछ ना कुछ होता है, परंतु 0 नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये पहला ऑप्शन हो गया आपका, ये पहला क्वेश्चन हो गया, किसी घर्षणहीन सतह पे किसी वस्तु का भार 0 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है। कहने का मतलब किसी भी वायु दाब मापी का पाठ्यांक, किसी वायु दाब मापी मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने वाला, और वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। वायुमंडलीय माप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम होता है बैरोमीटर। क्या नाम होता है दोस्तों, बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसको नापता है, वायुमंडलीय दाब को। किसको नापता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, बैरोमीटर होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब को मापता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। अब इस बैरोमीटर की एक कहानी होती है जो आपको ध्यान रखनी है।
ये बैरोमीटर 3 प्रकार से इसकी रीडिंग आती है, जैसे स्केल होती है ना अपनी रीडिंग आती है, वैसे इसकी रीडिंग्स आती है। वो तीनों रीडिंग्स आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो जो आपका ये बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं पाठ्यांक, यानी जो इसकी रीडिंग है वो पाठ्यांक मतलब होता है इसकी रीडिंग कितनी आई है, और फिर इसका लिख रहा हूं मैं परिणाम। अगर मान लो पाठ्यांक क्या है, इस बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो सबसे पहली धीरे धीरे नीचे गिर रही है, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिर रहा है, कहने का मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, होड़े होड़े धीरे धीरे क्या होती है, वर्षा होती है ना, आप सभी ने सुना है ना, होड़े होड़े वर्षा होती है, ठीक है, होड़े होड़े, तो धीरे धीरे वर्षा होती है। तो अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिर रहा है तो परिणाम क्या होगा, वर्षा होगी, धीरे धीरे क्या होगी, वर्षा होगी, ठीक है, बारिश होगी। अगर मान लो बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर जाए, दोस्तों कैसे हो जाए, अचानक से नीचे गिर जाए, अचानक से नीचे गिर जाए, तो बताओ तूफान कैसे आता है, तूफान अचानक से आ जाए ना, है ना, तूफान अचानक से आता है, अचानक से आंधी चढ़ जाती है, अचानक से तूफान आ जाता है। तो अचानक से नीचे गिरे तो क्या आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी, तूफान आंधी आएगी, ठीक है, तूफान या फिर दोस्तों क्या आएगी, आंधी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बैरोमीटर वाले किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। आप इस तरीके से याद करोगे तो धीरे धीरे वर्षा होती है, अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगी, अचानक से तूफान आता है तो अगर अचानक से नीचे गिरेगा तो तूफान आएगा। मैं बात करता हूं तीसरे रिजल्ट की। अगर मान लो बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, कैसे कैसे ऊपर चढ़ रहा है दोस्तों, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, मौसम साफ रहेगा। मौसम क्या रहेगा दोस्तों, साफ रहेगा, चिलचिलाती हुई धूप, तावड़ा पड़ेगा शानदार वाला, ठीक है, तो मौसम कैसा रहेगा दोस्तों, साफ रहेगा। तो ये बैरोमीटर की कहानी है। बैरोमीटर जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, 3 रीडिंग इसकी संभव है। सबसे पहली, अगर धीरे धीरे बैरोमीटर की रीडिंग गिर रही है तो वर्षा होगी, धीरे धीरे ही होती है वर्षा। अगर अचानक से नीचे गिर रहा है पाठ्यांक, तो अचानक से नीचे गिरने का मतलब क्या हो गया, अचानक से नीचे गिरता है तभी तूफान आता है। और तीसरा क्या है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने पे मौसम क्या रहेगा दोस्तों, साफ रहेगा। तो अब अपन क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा कि भैया आपसे बोला है जब वायुमंडलीय वायु दाब मापेगा, यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक सहसा मतलब अचानक होता है, गिर जाए तो ये किस बात का संकेत है, मैंने अभी बताया, अगर अचानक से गिर जाए तो यह तूफान का संदेश है, यानी आंधी तूफान आने की क्या है दोस्तों, संभावना है। तो आंधी तूफान आने की संभावना तभी होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिर जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से। मैंने आप सभी को पिछली कक्षा में भी बताया था, अगर आप गहराई में जाओगे तो दाब बढ़ेगा, और अगर आप ऊंचाई में जाओगे तो दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा। तो अब मान लो एक गुब्बारा है जिसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, अगर वो ऊपर जा रहा है वायुमंडल में, ऊंचाई पे जा रहा है, तो ऊंचाई पे जा रहा है तो उसके बाहर का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुमंडल का दाब कम होता जाता है ऊपर जाते जाते, तो ऊपर दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, परंतु उसके अंदर हाइड्रोजन गैस उपस्थित है तो हाइड्रोजन का दाब तो होगा ही, यानी गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन का दाब तो होगा ही होगा अंदर। तो ऊपर जाने से क्या होगा, वायुमंडलीय दाब तो कम होता जाएगा, परंतु हाइड्रोजन के अंदर जो दाब है वो तो है ही उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन तो अंदर है गुब्बारे के, तो उसके कारण दाब में अंतर हो जाएगा, हाइड्रोजन का दाब अधिक और बाहर का वायुमंडलीय दाब कम। तो इसके कारण वो हाइड्रोजन गैस फैलने लगेगी, जिससे गुब्बारा भी क्या होने लगेगा दोस्तों, फैलने लगेगा, यानी गुब्बारे के आकार में वृद्धि होती रहेगी। क्या बोला है मैंने बोला है जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाओगे, ऊंचाई में जाने से दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या होगा, जो गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन गैस है उसका दाब तो उतना ही रहेगा, तो दोनों के दाब में अंतर हो जाएगा। और जब ऊंचाई पे जाएंगे तो दाब अधिक होने से, हाइड्रोजन का दाब अधिक है अंदर और बाहर वायुमंडलीय दाब कम है, तो उसके कारण उस गुब्बारे के आकार में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। तो गुब्बारे के आमाप में क्या हो जाएगी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी, गुब्बारे के आमाप में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। आप देखना, अगर कोई भी आप स्याही वाला पेन हवाई जहाज में ले जाओ तो हवाई जहाज के अंदर उस पेन से स्याही निकलने लग जाएगी। फिर से क्या कारण है,
हवाई जहाज कहां उड़ता है? ऊंचाई में। ऊंचाई पे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उस वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण फाउंटेन पेन से शाई निकलने लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये घटना केशिकातु पे आधारित है। केशिकातु का मतलब क्या होता है? केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। जैसे थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ता है, थर्मामीटर जिससे आप अपनी बुखार मापते हो, उसमें पारा ऊपर चढ़ता है नीचे चढ़ता है, वो किसके कारण होता है? केशिकातु के कारण होता है। तो वही कहानी है सेम यहाँ पे। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से शाही निकलने लगती है। पेन से शाही क्यों निकलने लगती है? अरे भाई, ऊपर जाओगे तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाएगा, और उसके कारण उस पेन से शाही कम होने लग जाएगी। तो ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हो वायु दाब में कमी के कारण, क्योंकि आपको पता है हवाई जहाज उड़ता ही कहां पे है? चील गाड़ी उड़ती कहां है? ऊंचाई में उड़ती है। ऊंचाई में उड़ती है तो ऊंचाई में दाब कम होता है। ठीक है, तो दाब कम होता है तो वायु दाब में कमी के कारण। तो ये भी आपका क्वेश्चन दोस्तों पूरा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? देखिए मेरी बात सुनना, इसका कारण क्या होता है? आप सभी को मैंने एक चीज बताई थी कि चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल या चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगर पृथ्वी पे मैं जी मानूं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो पिछली कक्षा में ही बताया था मैंने। चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 होता है। कहने का मतलब इसको 6 से डिवाइड कर दो, ये चंद्रमा पे दोस्तों किसका मान होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है ना? तो अब एक कंसेप्ट होता है, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई में उल्टा रिलेशन होता है। जहां पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा वहां पे कोई आदमी उतना ही कम उछल सकता है। तो कहने का मतलब, एक बात बताओ, चंद्र तल पर अधिक उछाल क्यों लगा सकता है? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण एक ही बात है ना? एक ही बात कह सकता हूं मैं। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, मतलब कम है ना? अत्यल्प है मतलब क्या है दोस्तों? कम है, थोड़ा सा कम है, पृथ्वी की तुलना में कम है। एक छठाई भाग है, यानी 1/6 भाग है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नंबर सी। चंद्रमा के तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है दोस्तों? कम होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। इस कंसेप्ट से अपन ध्यान रख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 किग्रा वाले द्रव्यमान पर 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा? आप सभी को पता है एक फॉर्मूला होता है जो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। आप सभी ने सुना होगा ये फॉर्मूला, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, F बराबर ma। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है F बराबर ma, F बराबर m इंटू a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण है। 5 न्यूटन का क्या है दोस्तों? बल है। द्रव्यमान कितने किलो का है? 2 किलो का। तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण निकालना आपको, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। कहने का मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आपको द्रव्यमान तो 2 kg दे रखा है, बल 5 न्यूटन दे रखा है, आपको a का मान निकालना है, त्वरण का मान निकालना है। यहां से त्वरण का मान आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल फॉर्मूला लगाया है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिससे मैंने अपन को बल दे रखा है, त्वरण आपसे पूछा है, द्रव्यमान दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। चलिए, ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार यानी वास्तविक आभासी भार, प्रत्येक भार वास्तविक भार से कम होता है। प्रत्यक्ष मतलब होता है आभासी भार, है ना, जो व्यक्ति को फील होता है। आभासी भार, प्रत्यक्ष भार यानी कौन सा भार? आभासी भार, जो उस समय उसको फील हो रहा है, वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। देखो भाई, मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा देता हूं, इससे सारे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, कैसे? अगर एक लिफ्ट गति कर रही है, लिफ्ट जो होता है आपके पास, लिफ्ट आपके किस तरीके से गति करती है? मान लो कि लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति बैठा है ना। अब लिफ्ट अगर रुकी हुई है तो आप चाहे यहां बैठे हो चाहे लिफ्ट के अंदर बैठे हो, आपको कोई अंतर पता नहीं चलेगा, कोई फील नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब लिफ्ट गति करती है उस समय आपके हरकतें होना प्रारंभ होती है। कैसे हरकतें होना कैसे प्रारंभ होती है दोस्तों? अगर मान लो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति को अपने भार में परिवर्तन महसूस होगा। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति को भारी महसूस होगा, थोड़ा सा भारी महसूस होगा, है ना। तो व्यक्ति को जो आभासी भार है, जो उसको फील हो रहा है, वो उसके वास्तविक भार से थोड़ा सा अधिक महसूस होगा। इसी प्रकार से अगर लिफ्ट नीचे आ रही है
तो व्यक्ति को अपने भार में परिवर्तन होता है, हल्का हल्का महसूस। आप देखना, अगर झूले से नीचे आ रहे हो, है ना, या तो झूले से नीचे आ रहे हो या लिफ्ट से नीचे आ रहे हो, तो व्यक्ति को थोड़ा हल्का हल्का महसूस होता है। कैसा महसूस होता है दोस्तों? हल्का हल्का महसूस होता है। ठीक है, तो व्यक्ति को लिफ्ट से हल्का हल्का महसूस होता है, थोड़ा सा अपने भार में क्या दिखाई देती है? कमी दिखाई देती है। तो व्यक्ति को अपना भार थोड़ा सा कम दिखाई देता है, यानी आभासी भार जो होता है वो वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी स्थिति है, मान लो लिफ्ट का तार अचानक से टूट जाए, है ना, लिफ्ट का तार अचानक से टूट जाए, तो व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। मतलब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका कोई भी भार नहीं है, उसका जीरो भार है। तो कहने का मतलब लिफ्ट के अंदर 4 स्थितियां बनती है। सबसे पहली स्थिति है, अगर व्यक्ति यहां बैठा हो चाहे लिफ्ट में बैठा हो, उसके भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा, उसको ऐसा लगेगा उसका कोई भार नहीं है, यानी आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो व्यक्ति को थोड़ा भारी भारी महसूस होगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि उसका भार थोड़ा सा अधिक है, यानी उसको जो फील होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो आभासी भार वास्तविक भार से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो व्यक्ति को थोड़ा हल्का हल्का महसूस होता है, इसका मतलब उसको ऐसा लगेगा कि भाई उसको आभासी भार जो है वास्तविक भार से थोड़ा सा कम है। और डी, अगर लिफ्ट का तार अचानक से टूट जाए तो व्यक्ति, उसमें बैठे व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा, ऐसा लगेगा कि उसका जीरो वेट है, यानी शून्य भार है। ठीक है, तो ये कहानी है आपके लिफ्ट की। अब आपसे पूछा है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार यानी आभासी भार वास्तविक भार से कब कम होता है? आभासी भार जो उसको फील होता है, तो उसका आभासी भार उसको कब कम फील होता है भार? जब लिफ्ट कहां आ रही होती है? नीचे आ रही होती है। तो एक समान त्वरण के साथ जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तब उसको उसका भार कैसा फील होता है? कम फील होता है। तो यानी एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम फील होता है, यानी आपको हल्का कम महसूस होता है जब लिफ्ट कहां आ रही होती है दोस्तों? नीचे आ रही होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या। सबसे पहली बात तो सर, साम्य अवस्था क्या होता है? साम्य अवस्था एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जहां पे किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल बराबर होते हैं, मतलब कुल बल का मान 0 होता है। कहने का मतलब मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, ये मेरी साम्य अवस्था पे है, मेरे ऊपर लगने वाले सभी बल बराबर है ना, ऊपर जो लग रहा है और नीचे जो लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये मेरी साम्य अवस्था की स्थिति है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, तो मेरे ऊपर लगने वाले, इस दिशा में लगने वाले, इस दिशा में लगने वाले, ऊपर लगने वाला, नीचे लगना, सब बल बराबर है। ये साम्य अवस्था की स्थिति, स्थिर स्थिति है। तो किसी वस्तु को साम्य अवस्था पे रखने के लिए, जैसे मान लो ये एक वस्तु है M, इसको साम्य अवस्था मतलब इसको रोके रखने के लिए कि ये हिले डुले ना, कितने बल की आवश्यकता है? तो अगर मैं मान लो एक बल इसके ऊपर इधर लगा देता हूं, न्यूनतम बल कितने चाहिए? अधिकतम नहीं, न्यूनतम। तो एक बल मैंने मान लो यहां पे लगा दिया F, तो अगर मैं इसके विपरीत दिशा में भी F बल लगा दूं तो ये कहीं नहीं जाएगा। भाई अगर मान लो मैं एक वस्तु पड़ी है उसको इधर से खींच रहा हूं 10 न्यूटन बल से, और एक आदमी अगर उसको उधर से ही 10 न्यूटन बल से खींचने लग जाए तो क्या वस्तु गति करेगी? क्या सर नहीं करेगी। तो वही क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था कहलाएगी। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु को साम्य अवस्था में रखने के लिए न्यूनतम कितने बल चाहिए? न्यूनतम आपके 2 बल चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी वस्तु को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर G का मान सर्वाधिक होगा? तो आप सभी को पता है G का मान यानी गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहां होगा, ये अपन को ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में भी, वरना आप ध्यान रखना। देखो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं आपको। ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की क्या है दोस्तों? सतह है। इस पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर, ये सतह है और इस सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। अब मान लो अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो ऊंचाई में, अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान G का मान हो जाएगा कम। और अगर आप सतह से गहराई में जाओगे, सतह से कहां जाओगे मित्रों? गहराई में जाओगे, तो गहराई में जाने पे भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब 9.8 से कम हो जाएगा। तो सतह से ऊंचाई में जाओगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, सतह से गहराई में जाओगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों कम हो जाएगा। और अगर आप गहराई में जाते जाते
पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा, यानी जी का मान क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। तो कहने का मतलब सतह पे मान कितना होता है? 9.8। सतह से ऊंचाई में जाओगे तो कम हो जाएगा, सतह से गहराई में जाओगे तो कम हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए तो जी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0। अब दोस्तों एक कहानी और है, क्या सतह पे हमेशा 9.8 ही रहता है क्या? तो मित्रों ये बात है बिल्कुल गलत। सतह पे भी अधिकतम और न्यूनतम मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का। अगर आपसे पूछ ले इस सतह पे सर्वाधिक मान कहां होता है, सतह के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान कहां होता है, यानी सतह पे सर्वाधिक मान कहां होगा गुरुत्वीय त्वरण का? तो सतह पर पूरा का पूरा 9.8, यानी सर्वाधिक मान, सतह पर सर्वाधिक मान कहां होगा? ध्रुवों पर, यानी पोल्स पर। जो पृथ्वी के ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। और अगर मैं बात करूं न्यूनतम कहां होता है, यानी मिनिमम कहां होता है, तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए, विषुवत रेखा नाम की एक चीज होती है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं या फिर जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा या इस भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है मित्रों? न्यूनतम होता है। तो कहने का मतलब आप अगर ये कंसेप्ट जानते हो तो गुरुत्वीय त्वरण का सारा कंसेप्ट जान जाओगे। सतह पे 9.8 होता है, सतह से ऊपर जाओगे तो घटेगा, सतह से नीचे जाओगे तो घटेगा, केंद्र पर कितना होगा? 0। और सर्वाधिक कहां होता है? सतह के ऊपर ध्रुवों पर। और सर्वाधिक न्यूनतम कहां होता है? सतह पे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर था आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, और क्वेश्चन नंबर 9 था गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहां होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक कहां होगा? तो सर्वाधिक कहां होगा कि भैया निम्नलिखित में किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ऊंचाई पे तो कम होता है। कुतुब मीनार के ऊपर, ऊंचाई पे तो कम होता है, कुतुब मीनार तो सतह ही है, ठीक है, कुतुब मीनार तो पृथ्वी की सतह ही है। भूमध्य रेखा पे कम होता है। अंटार्कटिक के कैंप में, अंटार्कटिक कहां है दोस्तों? अंटार्कटिक पृथ्वी के ध्रुवों पे ही तो है, ध्रुवों पे तो स्थित है पृथ्वी के ध्रुवों पर, है ना अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक के कैंप में इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक होता है अंटार्कटिक के कैंप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, किसके अनुसार होता है? तो दोस्तों देखो क्या होता है, एक बर्नौली का सिद्धांत होता है। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है कि जिस जगह दबाव ज्यादा होगा वहां पे वेग कम होगा, जिस जगह दबाव ज्यादा होगा वहां पे वेग कम होगा, और हर वस्तु कम दाब से उच्च दाब की ओर जाती है, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जाती है। तो कहने का मतलब आपकी जब आंधी तूफान के अंदर टिन शेड उड़ जाती है, छत उड़ जाती है, तो क्या होता है? टिन शेड के ऊपर जो होता है वो दबाव ज्यादा होता है ना, ऊपर दबाव ज्यादा होता है, और नीचे दबाव क्या होता है? कम होता है टिन शेड के अंदर। तो जब हवा चलती है तो वस्तु निम्न दबाव से कहां जाती है? उच्च दबाव के ऊपर जाती है, तो इसलिए वो ऊपर उड़ जाती है। ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बर्नौली का सिद्धांत। इसी कारण से प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन के सामने आपको पास में जाने से मना किया जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, उसका वेग ज्यादा है, जहां पे वेग ज्यादा होगा दबाव कम होगा, ठीक है, वेग ज्यादा होगा दबाव क्या होगा? कम होगा। आप पहले से खड़े हो, वहां पे उच्च दबाव है, तो आप वहां से उच्च दबाव से कहां की ओर जाओगे? निम्न दबाव की ओर जाओगे, आपको धक्का लग जाएगा, इसलिए, और आप ट्रेन के सामने आ जाओगे। इसलिए कहा जाता है जब ट्रेन आ रही होती है प्लेटफॉर्म पे, उस समय आपको निकट उसके नहीं जाना चाहिए। बर्नौली के सिद्धांत पर दोस्तों आधारित होता है, ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गेंद का स्पिन होना, जो इसको मैग्नस प्रभाव कहा जाता है। मैग्नस प्रभाव जिसको कहा जाता है, गेंद का स्पिन होना या स्विंग होना या सीम होना क्रिकेट गेंद का, वो भी इसी पे आधारित है। मैग्नस प्रभाव भी बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है। चलिए उसके बाद में एक कटोरे में जल के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को, एक कटोरे में जल के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तैराया जा सकता है। यह किस परिघटना के कारण होता है? देखिए, एक कटोरे में जल के ऊपर सुई तैर जाती है पतली सी, वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि जल की पृष्ठ तनाव क्या होता है? कोई भी सतह, कोई भी द्रव की सतह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करती है, उसके इस गुण को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो जब सुई छोटी सी है और जल का पृष्ठ तनाव होता है, तो जल का पृष्ठ तनाव अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा, है ना, तो इस कारण से वो सुई उसके ऊपर क्या हो जाएगी? तैर जाएगी। तो यह आपको ध्यान रखना है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो कटोरी के ऊपर सुई है वो तैर जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, क्यों? एक बात बताओ, आप नाखून से जब उसके ऊपर बल लगाओगे तो आपके नाखून के यहां का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, जबकि सुई पतली सी होती है। सुई का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत कम होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है दाब बराबर, फॉर्मूला होता है प्रेशर का, फॉर्मूला होता है दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? बल अपॉन क्षेत्रफल। कहने का मतलब जहां पे क्षेत्रफल कम होगा वहां दाब ज्यादा लगेगा। तो सुई की नोक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है इसलिए वो दाब ज्यादा लगाती है ना। सुई की नोक का क्षेत्रफल कम होता है इसलिए वो दाब ज्यादा लगाती है। तो सुई कम क्षेत्रफल वाली होती है इसलिए वो गुब्बारे पर जब दाब लगाती है तो अधिक मात्रा में लगाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जबकि नाखून जो होता है, नाखून का क्षेत्रफल ज्यादा होता है और जब उससे आप दाब लगाओगे तो थोड़ा कम लगेगा सुई की तुलना में, और दाब ज्यादा लगेगा तो गुब्बारा भी आसानी से फूटेगा। तो कहने का मतलब नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। ठीक है, क्यों डालता है? क्योंकि सुई का क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है, जबकि नाखून का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। क्षेत्रफल कम होने से दाब क्या लगेगा दोस्तों? ज्यादा लगेगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में। अब देखो कितना शानदार कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, कोई कैसे सोच सकता है कि इसका आंसर ये होगा अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो साइंस है ना भाई, साइंस ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। तो आप कंसेप्ट से पकड़ोगे तो क्वेश्चन होगा, वरना नहीं। और आजकल हर एग्जाम में ऐसा नहीं है, हर एग्जाम में कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो जमाने गए तो पूछने वाले, ठीक है, कि भाई बताओ इसका मात्रक क्या होगा, ये क्या होता है, प्रकाश का ये किसने दिया, न्यूटन की गति का पहला नियम, द्वितीय, ये सब गए भैया जमाने। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल से पूछे जा रहे हैं, तो आपको करने पड़ेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। कल मैंने एक उदाहरण बताया था पिछली कक्षा में कि एक अश्वरोही, एक घोड़ा अचानक से आगे चलता है तो उस पे जो सवार व्यक्ति होता है उसको झटका लगता है पीछे की ओर। किस नियम के कारण होता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण। क्यों? जैसे ही वो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा है और ट्रेन रुकी हुई है, स्थिर अवस्था में। अब ट्रेन को अचानक से स्टार्ट करके आगे ले जाया जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति को किधर की ओर झटका लगेगा? पीछे की ओर झटका लगेगा। गति के प्रथम नियम पर आधारित है। इसलिए आप देखना ट्रेन को धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है, वरना अगर अचानक से तेज करके स्टार्ट कर देना आगे तो उसमें बैठे व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगेगा और लोहे से लग जाएगी पीछे, सीट का लोहा होता है उससे। तो एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है जड़त्व, यानी स्थिरता का जड़त्व। गति का जड़त्व नहीं, स्थिरता का, क्योंकि वस्तु किस अवस्था में थी? स्थिर अवस्था में थी, और फिर उसके ऊपर अचानक से बल लगा। तो स्थिरता का जड़त्व के कारण ही व्यक्ति क्या होता है? उसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। अगला देखिए, आवेग है। आवेग कैसी राशि है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था संवेग और आवेग नाम की चीज होती है। आवेग क्या होता है? आवेग ध्यान रखना होता क्या है? किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। किसी भी वस्तु पर कुछ समय के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? आवेग। तो आवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आवेग का फॉर्मूला हो जाएगा बल इंटू समय। किसी भी वस्तु पर कुछ समय के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? आवेग कहलाता है। तो आवेग का सूत्र हो जाएगा बल इंटू समय, आई बराबर एफ इंटू टी। आई बराबर एफ इंटू टी, बल इंटू समय। आवेग बराबर बल इंटू समय हो जाएगा। किसी भी वस्तु पर कुछ समय के लिए लगने वाला बल क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। ठीक है, तो आवेग कैसी राशि होती है? आवेग एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है दोस्तों? सदिश राशि होती है। आवेग एक कैसी राशि होती है दोस्तों? सदिश राशि होती है। तो आवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसके फॉर्मूले में बल आ रहा है, और बल कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन, द्रव के किस गुण के कारण लैंप पतीले में केरोसिन तेल ऊपर उठते रहते हैं? तो आप सभी को मैंने अभी एक घटना बताई थी केशिकात्व की। केशिकात्व क्या होता है? कैपिलरी राइज क्या होता है? केश नली में पारे का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकात्व कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ता नीचे, जिससे बुखार मापते हो, तो केश नली के केशिकात्व के कारण होता है। आपने देखा होगा पानी पौधों के जड़ों में देते हो और पहुंच ऊपर जाता है, पूरे पौधे तक पहुंच जाता है, क्योंकि उस तने में असंख्य केश नलियां बनी होती है, छोटी छोटी नलियां बनी होती है, देखना तने के ऊपर, है ना। वो नलियां उस पानी को नीचे से कहां ले जाती है? ऊपर ले जाती है। तो किस घटना के कारण होता है? वो केशिकात्व के कारण। केरोसिन, आपके मोमबत्ती में उसका जो आपने चिमनी देखी होगी, चिमनी में केरोसिन का तेल का ऊपर चढ़ना, है ना, किसके कारण होता है? केशिकात्व की घटना के कारण होता है। तो केशिकात्व की जो घटना है, केशिका क्रिया, केशिकात्व की घटना के कारण ही केरोसिन तेल या चिमनी में जो तेल होता है वो ऊपर उठता है। तो दोस्तों
ये थे आपके यांत्रिकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन। अपने 30 क्वेश्चन हो चुके हैं कल की कक्षा के और आज की कक्षा के मिला के। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ये श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहेगी और मैं वादा करता हूं आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटेगा जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।